हैदराबाद अधिकतम 42 और न्यूनतम 26 डिग्रीज। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि शुद्ध सरसों तेल। झांस ऐसी की आए आंख में पानी, स्वाद ऐसा की आए मुंह में पानी। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि शुद्ध सरसों तेल। झांस ऐसी की आए आंख में पानी, स्वाद ऐसा की आए मुंह में पानी। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वजन 7 किलो घट गया है, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की है कि उनकी इंटरिम बेल 7 दिन बढ़ा दी जाए। केजरीवाल का कहना है कि वो बहुत बीमार हैं और अपना कैंसर और किडनी का टेस्ट कराना चाहते हैं और ये टेस्ट कराने के लिए उन्हें 7 दिन के लिए और जेल से बाहर रहने की मोहलत दे दी जाए। असल में केजरीवाल को यह उम्मीद है कि 4 जून को अगर कहीं गलती से भी इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में आ गया तो वो इन 7 दिनों के अंदर ही नई सरकार को अपने समर्थन की कीमत पर अपने सारे केस बंद करवा लेंगे और फिर उन्हें वर्क फ्रॉम जेल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके बाद पुणे के पोर्शे एक्सीडेंट केस में आपको एक बहुत बड़ा अपडेट देंगे, जिसके बाद आपका अपने देश के सिस्टम और व्यवस्था से भरोसा उठ जाएगा। इस मामले में आरोपी लड़के की मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने वाले डॉक्टर्स ने उसके ब्लड सैंपल को डस्टबिन में फेंक दिया और उसकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति के ब्लड सैंपल की रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी और इस रिपोर्ट में आरोपी लड़के के खून में शराब का एक अंश भी नहीं मिला। और मिलता भी कैसे, क्योंकि यह रिपोर्ट उसकी थी ही नहीं। पुलिस ने अब इन दोनों डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया है। इससे आप आज समझ सकते हैं कि इस मामले में इस लड़के के बिल्डर पिता ने अपने पैसे के दम पर क्या पुलिस, क्या डॉक्टर, क्या ड्राइवर, इन सब के साथ साथ पूरी न्यायिक व्यवस्था को खरीदने की कोशिश की और वो काफी हद तक सफल भी हो गया था, लेकिन उसके रास्ते में हम लोग आ गए। इस हफ्ते 2 और ऐसी घटनाएं हुई जो बताती हैं कि पैसे के बल पर हमारे देश में कुछ भी किया जा सकता है। राजकोट के एक गेमिंग सेंटर में कई बच्चे मारे गए और दिल्ली के एक अस्पताल में आग लगने से 7 नवजात शिशुओं की मौत हो गई, जिससे आप ये कह सकते हैं कि चाहे हम दुनिया की कितनी भी बड़ी अर्थव्यवस्था क्यों ना बन जाएं, लेकिन हमारे समाज में, हमारे देश के अंदर जो बेईमानी आज भी मौजूद है और हमारी व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार आज भी है, यह बेईमानी और भ्रष्टाचार हमारे देश के शरीर को अंदर से सड़ा चुका है। और आखिर में आपको बताएंगे कि दुनिया भर में हवाई जहाजों को क्लाइमेट चेंज की वजह से जानलेवा टर्बुलेंस का सामना करना पड़ रहा है। अब एक नए मामले में कतर एयरवेज के एक प्लेन में टर्बुलेंस की वजह से 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन आज सबसे पहले हम अरविंद केजरीवाल की उस नई याचिका का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण आपके लिए करेंगे, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत 7 दिन के लिए बढ़ाने की मांग की है।
अरविंद केजरीवाल का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद से उनका वजन 7 किलोग्राम कम हो चुका है और उनके ब्लड में कीटोन लेवल बढ़ गया है, जो किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। और इसी बीमारी का पता लगाने के लिए डॉक्टरों ने उन्हें कुछ टेस्ट कराने के लिए कहा है, जिसके लिए उन्हें 1 हफ्ते की मोहलत चाहिए और वो अब 2 जून की जगह 9 जून को जेल जाना चाहेंगे। मैंने 7 दिन तक केवल अपने टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि मेरा वजन 7 किलो आपको वैसे ही दिख रहा होगा, जो लोग मेरे को जानते हैं कि वजन बहुत ज़्यादा गिर गया। 7 किलो वजन अगर किसी व्यक्ति का 1 महीने में गिर जाए बिना किसी कारण के, तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है। तो डॉक्टर्स ने कहा है, बहुत सारे टेस्ट्स लिखे हैं, 1 ही हफ्ता मैंने मांगा है कि 1 हफ्ते के अंदर मैं अपने सारे टेस्ट करा लूँगा। ऐसा हो सकता है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस जो है, ये बहुत सीरियस चीज़ है। कोई सीरियस बीमारी हो सकता है अंदर चल रही हो और पता ना चले, और बाद में फेज 2 फेज 3 में पहुंच जाए बीमारी, जब बहुत लेट ना हो जाए। तो डॉक्टर्स ने कहा है कि ये सारे अगर टेस्ट हो गए तो कम से कम पता चल जाएगा कि अंदर कुछ सीरियस। अरविंद केजरीवाल जिस मेडिकल टेस्ट का हवाला देकर अपनी बेल को 7 दिन के लिए बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, उस टेस्ट का नाम है पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी कंप्यूटेड स्कैन। हमारे देश के जो डॉक्टर्स हैं या जो मेडिकल भाषा को समझते हैं वो इसे ज़्यादा अच्छी तरह से जानते होंगे। संक्षिप्त में इसे PET-CT टेस्ट कहा जाता है। PET-CT टेस्ट भी इसको कहते हैं, और यह टेस्ट कैंसर की जांच के लिए कराया जाता है। और इस टेस्ट को करने में सिर्फ आधा घंटा यानी 30 मिनट का समय लगता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस टेस्ट को कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 7 दिन यानी 168 घंटे का समय मांगा है। और इसीलिए अभी यह बात किसी को समझ में नहीं आ रही कि अरविंद केजरीवाल बाकी के 167 घंटे और 30 मिनट क्या करने वाले हैं। और सोचिए, जो टेस्ट 30 मिनट में हो सकता है, या बहुत मैं कहता हूं आपको 45 मिनट में हो जाएगा, या 1 घंटे में भी हो जाएगा। आजकल आधे दिन में आपका फुल बॉडी चेकअप हो जाता है। जिन लोगों ने कराया होगा, आप में से बहुत सारे लोग फुल बॉडी चेकअप कराते हैं। आजकल आधे दिन में, हाफ डे में फुल बॉडी चेकअप हो जाता है, और 1 दिन में तो आप जो चाहे टेस्ट करा लो, सिर्फ 1 दिन। लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी जेल से बाहर हैं, उन्हें 2 तारीख तक बेल मिली हुई है। वो अपने टेस्ट अभी क्यों नहीं करवा रहे हैं? वो अपने टेस्ट के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए समय क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना है, और इस हिसाब से अब भी उनके पास पूरे 5 दिन हैं, जिनमें वो आसानी से दिल्ली के किसी भी अस्पताल में जाकर, किसी भी लैब में जाकर अपने सारे मेडिकल टेस्ट करा सकते हैं। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें लाइन में भी लगने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही जाएंगे, उनका पूरा टेस्ट, सारा काम मिनटों में हो जाएगा। तो फिर जा क्यों नहीं रहे? लेकिन वो कर क्या रहे हैं? अपने स्वास्थ्य को इग्नोर करके फिलहाल वो पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, जिससे ऐसा लगता है कि उनके लिए अपनी जान से ज्यादा जरूरी राजनीति और सत्ता है। और सोचिए, उनका परिवार भी उन्हें ऐसा करने की इजाजत कैसे दे सकता है? केजरीवाल का जो परिवार है, उसे तो उन्हें कम से कम बनाना चाहिए कि केजरीवाल साहब को सत्ता के पीछे दौड़ने की बजाय, इस समय राजनीति की बजाय अपनी सेहत पर ध्यान दें, क्योंकि जान सत्ता से ज्यादा आवश्यक है। तो केजरीवाल के परिवार को उन्हें समझाना चाहिए। दूसरा, केजरीवाल की पार्टी भी कैसी पार्टी है कि इतनी बीमारी में, जब केजरीवाल साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे कैंसर का भी अंदेशा है, मुझे कैंसर हो सकता है, मेरी किडनी में बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, मुझे कोई गंभीर बीमारी हो सकती है, उनकी पार्टी के लोग भी ये कह रहे हैं, और फिर भी उनसे ऐसी स्थिति में इतना काम करवा रहे हैं। लगातार दिन रात इतनी गर्मी में 45, 40, 47 डिग्री टेम्परेचर आजकल है, और उसमें केजरीवाल साहब से इतनी मेहनत कराई जा रही है, और वो, उनके पास इतना भी समय नहीं कि वो इस चुनाव प्रचार से 1 घंटा निकालकर अपने टेस्ट करा लें। तो आज तो हम अरविंद केजरीवाल जी को ये कहना चाहेंगे, खास तौर पर उनके परिवार को ये कहना चाहेंगे कि देखिए, सत्ता तो आनी जानी चीज है। सत्ता कभी आती है, कभी जाती है। नेताओं के जीवन में सत्ता परमानेंट नहीं रहती, सत्ता आती जाती रहती है। चुनाव आते जाते रहते हैं, हर 5 साल में चुनाव होता है। लेकिन अगर स्वास्थ्य एक बार खराब हो गया, अगर स्वास्थ्य ने, शरीर ने एक बार साथ देना छोड़ दिया, तो फिर ये जो रास्ता है बड़ा दूर तक जाता है। इसलिए केजरीवाल साहब को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, अपने सेहत पर ध्यान देना चाहिए, और अपने टेस्ट जल्दी से जल्दी कराने चाहिए। चुनाव प्रचार बाद में भी हो सकता है। दूसरी बात,
अगर अदालत अरविंद केजरीवाल की इस मांग को मान लेती है तो उन्हें 2 जून की बजाय अब 9 जून को सरेंडर करना होगा। और वो ऐसा क्यों चाहते हैं? देखिए, इसमें टाइमिंग जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। 2 जून से 9 जून तक वो बाहर रहेंगे और इस तरह वो 4 जून को, जिस दिन लोकसभा चुनावों के नतीजे आने वाले हैं, असल में वो उस दिन उस समय जेल से बाहर रहना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल शायद ये उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं गलती से भी अगर उनकी किस्मत चमक गई और विपक्ष सरकार बनाने की स्थिति में 4 जून को आ गया नतीजों के बाद, तो वो इस सरकार का हिस्सा बनने के लिए अपने समर्थन की भरपूर कीमत मांगेंगे। और कीमत यह होगी कि वो विपक्ष की सरकार से ये कहेंगे कि अगर उनके खिलाफ चल रहे सभी केस बंद होते हैं तभी वो सरकार को अपना समर्थन देंगे। और विपक्ष से ये कीमत वो तभी मांग पाएंगे जब वो ये बार्गेन करने के लिए खुद जेल से बाहर होंगे। तो वो चाहते हैं कि वो जेल से बाहर रहें और अगर 1% भी ऐसी कोई संभावना बनती है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए तो फिर गठबंधन की सरकार में फिर वो अपना पूरा दबाव डालेंगे और अपने केस बंद करा लेंगे। और शायद इसीलिए उन्होंने बहुत सोच समझकर अदालत से 9 जून तक का ही समय मांगा है। देखिए, इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के सामने इस तरह की याचिकाएं आती भी हैं, लोग लंबा एक्सटेंशन चाहते हैं, लंबी मोहलत चाहते हैं। 1 हफ्ते की कोई नहीं चाहता। लोग कहते हैं मुझे 1 महीना और दे दिया जाए, 2 महीना दे दिया जाए, या फिर कहते हैं कि अभी पहले मैं अस्पताल में, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर उसके बाद देखेंगे। लेकिन केजरीवाल ने सिर्फ गिनकर 7 दिन की मोहलत मांगी है। अब कहने को तो 7 दिन में ऐसा क्या हो जाएगा? केजरीवाल चाहें तो आज भी अपना सारे फुल बॉडी चेकअप करा सकते हैं, सारे टेस्ट करा सकते हैं, लेकिन उन्हें 2 जून से 9 जून के बीच ही कराना है। वो इसलिए क्योंकि 4 जून को नतीजे आएंगे और अगर उनकी किस्मत चमक गई तो उन्हें ऐसा लगता है कि नई सरकार में, गठबंधन की सरकार में, उनके लिए अपने सारे केस बंद कराना बड़ा आसान हो जाएगा और फिर उन्हें वर्क फ्रॉम जेल नहीं करना पड़ेगा। वर्क फ्रॉम होम तो आपने सुना होगा, लेकिन केजरीवाल वर्क फ्रॉम जेल करेंगे और इसलिए वो नहीं चाहते कि वो वर्क फ्रॉम जेल इसके बाद करें। और इसीलिए उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में भी बार बार ये कहा है कि अगर लोगों ने उन्हें वोट दे दिया और इंडिया गठबंधन को जिता दिया तो उन्हें जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह है उनका पूरा फॉर्मूला। और अगर ऐसा हो गया तो यह बात बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगी। यह बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपनी सभी रैलियों में लगातार ये कह रहे हैं कि चुनावों में अगर लोगों ने आम आदमी पार्टी को जिता दिया तो फिर उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। जबकि सच यह है कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी देश की 543 में से सिर्फ 22 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। फिर भी आप देख लीजिए वो क्या कहते हैं। ये लोग बता रहे हैं कि 20 दिन बाद जेल में वापस जाना है। आप लोगों का जो बटन दबाओगे वो बटन अगर खूब झाड़ू पे दब गया तो मुझे जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके हाथ में ताकत है। 10 मई को जब सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 23 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी, तब भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से अदालत में बार बार यह बात कही गई थी कि उन्हें 4 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी जाए क्योंकि उस दिन चुनावों के नतीजे आने वाले हैं। लेकिन अदालत ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया था। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल किसी और रास्ते से अपनी इंटरिम बेल को बढ़वाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए उन्हें कितना भरोसा है इस बात का कि अगर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत जाती है और उनकी सरकार बनने की स्थिति आती है तो देखिए केजरीवाल को कितना भरोसा है कि ईडी हो, सीबीआई हो, कोई भी एजेंसी हो, वो सारी की सारी एजेंसियां उनकी नई सरकार की बात मानेंगी और केजरीवाल के खिलाफ सारे केस बंद कर देंगी। इसमें केजरीवाल को उन्होंने ना तो ये सोचा कि अदालतें भी हमारे देश में हैं, अदालतों से उन्हें सबसे पहले ये केस बंद करवाने होंगे, तो उनको लगता है कि अदालत भी मैनेज हो जाएंगी। उनको लगता है कि ये सारी एजेंसी जो हैं ये भी मैनेज हो जाएंगी और मेरे जो केस हैं बड़ी आसानी से बंद हो जाएंगे। यानी ये सब कुछ राजनीति के जरिए, राजनीति जो है अपने केस बंद कराने का एक टूल बन गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि मान लीजिए अगर गलती से भी ऐसा हो गया तो आप जानते हैं हमारे देश में जितने भी भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ केस चल रहे हैं जो मोदी सरकार के दौरान शुरू हुए, वो सारे केस बंद हो जाएंगे और जिन
भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ केस बंद हो चुके हैं, वो सारे केस खुल जाएंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल के दोहरे मापदंडों पर गंभीर सवाल उठाए और उन्हें उनका पुराना बयान याद दिलाया है, जिसमें केजरीवाल ने वर्ष 2015 में सोनिया गांधी को गिरफ्तार करने की मांग की थी। ये उनका बयान हमने 2 दिन पहले भी आपको दिखाया था, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी भी केजरीवाल को उनका पुराना बयान याद दिला रहे हैं। जो लोग कल तक जिन बातों की वकालत करते थे, आज अगर वही चीजें हो रही हैं तो उसका विरोध कर रहे हैं। पहले तो वही लोग कहते थे सोनिया जी को जेल में बंद कर दो, फलाने को जेल में बंद कर दो, और आप वही लोग चिल्लाते हैं। और इसलिए मैं मानता हूं आप जैसे मीडिया का काम है कि लोगों से पूछे भाई बताइए, छोटे लोग जेल जाने के या मगरमच्छ जलने चाहिए? पूछो ना जरा पब्लिक को क्या ओपिनियन है, ओपिनियन बनाइए आप लोग। तो 2015 में अरविंद केजरीवाल ने खुलेआम ये मांग की थी कि अगर भ्रष्टाचार को मिटाना है तो सोनिया गांधी को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जाए, और सोनिया गांधी से जब पूछताछ करेगी सीबीआई तो मिनटों में यह पता चल जाएगा कि कहां कहां पर भ्रष्टाचार हुआ है। और आज अरविंद केजरीवाल उन्हीं सोनिया गांधी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर वो जीत गए तो उनके सारे केस बंद हो जाएंगे, और ये भी भ्रष्टाचार के केस ही हैं। अब हम पुणे के पोर्शे एक्सीडेंट केस में आए एक बहुत बड़े मोड़ के बारे में, एक बहुत बड़े अपडेट के बारे में आपको बताएंगे, जिसके बाद आपका अपने देश के सिस्टम और व्यवस्था से भरोसा उठ जाएगा। यह खबर देखने के बाद आप बहुत निराश महसूस करेंगे, यह चेतावनी मैं आपको अभी से दे रहा हूं। लेकिन निराशा की बात है ही, क्योंकि इस मामले में आरोपी लड़के की मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने वाले डॉक्टर्स ने उस लड़के के ब्लड सैंपल को डस्टबिन में फेंक दिया और उसकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति के ब्लड सैंपल की रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी। और इस रिपोर्ट में आरोपी लड़के के खून में शराब का एक कतरा भी नहीं मिला। और फिर मिलता भी कैसे, क्योंकि यह रिपोर्ट उस लड़के की थी ही नहीं। इस हफ्ते 2 और ऐसी घटनाएं हुई हैं जो आपको बताती हैं कि पैसे के दम पर हमारे देश में कुछ भी किया जा सकता है। राजकोट में एक गेमिंग सेंटर में बहुत सारे स्कूली बच्चे आग लगने की वजह से जलकर मारे गए, और दिल्ली के एक अस्पताल में आग लगने की वजह से ही 7 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। इसलिए आज हम इस बेईमानी का आपके लिए एक विश्लेषण करेंगे, और यह बेईमानी असल में हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा होनी चाहिए। लेकिन इस बेईमानी को हम सहते चले आ रहे हैं, और इस बेईमानी को हमने सहर्ष स्वीकार कर लिया है। देखिए, जब बच्चों की मौत होती है ना, तो सबसे ज्यादा दुख होता है। और मैं आपको ये 3 किस्से बता रहा हूं। पहला पुणे, इस पुणे में भी असल में 2 बच्चों की ही मौत हुई है। ये वो बच्चे थे जिन्होंने पढ़ाई खत्म करने के बाद अभी नई नई नौकरी शुरू की थी। ये युवा थे, 24 साल के 2 लोगों की मौत हुई। ये पुणे की बात है। राजकोट की बात करें, जहां गेमिंग सेंटर में आग लगी, वहां स्कूल जाने वाले बच्चे आग में जलकर मारे गए। ये स्कूल जाने वाले बच्चे थे जो वहां खेलने के लिए आए थे। ये दूसरी बात। तीसरी बात, दिल्ली में एक अस्पताल जहां नवजात शिशु जो अभी कल 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले पैदा हुए हैं, वो बच्चे जलकर राख हो गए। अब आप सोचिए। और ये सब तीनों मामले जो आपको बताते हैं वो ये है कि हमारे देश में बेईमानी से और पैसे के दम पर आप सब कुछ खरीद सकते हैं। आप नाजायज इल्लीगल अस्पताल चला सकते हैं, आप नाजायज इल्लीगल गेमिंग सेंटर चला सकते हैं जिसमें आग बुझाने की कोई व्यवस्था नहीं है, और आप 2 युवकों को कुचलने के बाद भी कानून की आंखों में धूल झोंक कर पूरी व्यवस्था को खरीद कर बच सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको पुणे लेकर चलते हैं, जहां 19 मई को हुई सड़क दुर्घटना के मामले में आज पुलिस ने एक बहुत बड़े सरकारी अस्पताल के 2 डॉक्टर्स और उनके एक पियोन को गिरफ्तार किया है। इनमें डॉक्टर अजय तावड़े इस सरकारी अस्पताल में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड थे, और डॉक्टर श्रीहरि हेलनौर इस अस्पताल में उनके सहायक थे। इन दोनों डॉक्टर्स का नाम और तस्वीर आपको जरूर याद रखनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पैसा लेकर, रिश्वत लेकर एक आरोपी को बचाने की कोशिश की, और 2 परिवारों के साथ जिनके बच्चे इस आरोपी ने कुचल दिए, उन बच्चों से न्याय छीनने की कोशिश की, क्योंकि इन्हें 3 लाख रुपए का लालच था।
पुलिस के मुताबिक 19 मई को हुई सड़क दुर्घटना के बाद इस नाबालिग लड़के के पिता ने डॉक्टर अजय तावड़े को फोन किया और कहा कि अगर वो उनके बेटे का ब्लड सैंपल बदल देंगे तो इसके बदले में उन्हें 3 लाख रुपए मिल सकते हैं। और इस डॉक्टर ने, ये डॉक्टर जो है, ये 3 लाख रुपए के लिए बिक गया। डॉक्टर अजय तावड़े फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड थे और इस वजह से उनके लिए आरोपी लड़के के ब्लड सैंपल्स को बदलना कोई मुश्किल काम नहीं था और इसलिए वो 3 लाख रुपए में बिक गए। उन्होंने अपने जूनियर असिस्टेंट डॉक्टर श्री हरि हेलनौर को बुलाया और कहा कि वो आरोपी लड़के के ब्लड सैंपल को डस्टबिन में फेंक दें ताकि ये कभी किसी को ना मिले और किसी और व्यक्ति के ब्लड सैंपल की रिपोर्ट उससे बदल कर पुलिस को दे दें। डॉक्टर श्रीहरि ने यह काम अस्पताल के एक पियोन अतुल घट कांबले को सौंप दिया और इसके बाद यह पियोन भी कुछ पैसे में बिक गया। इसने आरोपी लड़के के ब्लड सैंपल को कूड़ेदान में ऐसा फेंका कि वो दोबारा कभी किसी को मिल ना सके और इसके बाद आरोपी डॉक्टरों ने किसी और व्यक्ति के ब्लड सैंपल से उसके ब्लड सैंपल को बदल दिया और यह रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी। पुलिस का कहना है कि इन डॉक्टरों को इस बात की भनक नहीं थी कि उसने आरोपी के ब्लड सैंपल्स की जांच कराने के लिए यह ब्लड सैंपल पुणे के 2 अलग अलग अस्पतालों में भेजे थे। तो देखिए, आपके दिमाग में भी आएगा ये कि ये डॉक्टर आखिर पकड़े कैसे गए। बड़ी दिलचस्प कहानी है। पकड़े ऐसे गए कि ना तो आरोपी लड़के के पिता को यह पता था और ना ही डॉक्टरों को यह पता था कि पुलिस ने असल में एक नहीं बल्कि 2 सैंपल्स अलग अलग जगह, अलग अलग अस्पतालों में रिपोर्ट के लिए भेजे। जिस बड़े सरकारी अस्पताल के डॉक्टर बिक गए, वहां की मेडिकल रिपोर्ट में यह पाया गया कि आरोपी लड़के ने घटना वाले दिन शराब बिल्कुल नहीं पी थी, जबकि दूसरे अस्पताल में पुलिस ने जो दूसरी ब्लड सैंपल जो भेजा था, उस अस्पताल की रिपोर्ट में यह पाया गया कि आरोपी लड़के ने उस दिन शराब पी थी और वो शराब के नशे में था। अब पुलिस बड़ी हैरान, चकरा गई पुलिस कि कौन सी रिपोर्ट सही है कौन सी गलत। लेकिन लड़के के पिता को यह बात नहीं पता कि 2 अस्पतालों में रिपोर्ट गई है। उसको यह बताया गया कि सिर्फ एक सरकारी अस्पताल में रिपोर्ट गई है और उसने सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों को तुरंत खरीद लिया। उसे अगर पता होता कि दूसरे अस्पताल में भी गई है रिपोर्ट, सैंपल गया है, तो वो दूसरे अस्पताल को भी खरीद लेता, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन वो ये बात जानता ही नहीं था। 2 अलग अलग रिपोर्ट्स आने के बाद पुलिस को सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट पर शक हुआ और उसने जब आरोपी डॉक्टरों को बुलाकर उनसे पूछताछ की तो उन्होंने यह मान लिया कि उन्होंने नाबालिग आरोपी लड़के के पिता ने उन्हें ब्लड सैंपल्स बदलकर मेडिकल रिपोर्ट से छेड़छाड़ करने के लिए 3 लाख रुपए दिए थे, जिसके बाद वो बिक गए और इस अमीर बिल्डर के नाबालिग लड़के की फर्जी मेडिकल रिपोर्ट उन्होंने तैयार करके पुलिस को दे दी। तो देखिए, पैसा आपके पास होना चाहिए, आप कुछ भी करा सकते हैं, रिपोर्ट भी बदलवा सकते हैं, डॉक्टरों को खरीद सकते हैं। इसके अलावा इस मामले में एक और बड़ा खुलासा यह हुआ कि 19 मई को जब यह सड़क दुर्घटना हुई, तब अजीत पवार की एनसीपी पार्टी के स्थानीय विधायक सुनील टिंगरे ने एक चिट्ठी लिखकर आरोपी डॉक्टर अजय तावड़े को इस सरकारी अस्पताल का सुपरिटेंडेंट बनाने की सिफारिश की थी और यही वजह है कि अब पुलिस आरोपी डॉक्टर के मोबाइल फोन की भी जांच करने के बारे में सोच रही है। जो डॉक्टर हैं जिन्होंने सील करके ये रिपोर्ट फोरेंसिक को भेजी थी, उनको कल हमने डिटेन किया था। उनके प्राथमिक तपास में ये बात सामने आई कि उन्होंने जुवेनाइल एक्यूज्ड का सैंपल लिया था, लेकिन उसने उसको डस्टबिन में फेंका था और उसने एक किसी और व्यक्ति का सैंपल से उसको रिप्लेस करके उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके उसको फोरेंसिक लैब को भेजा था। ये चीज उसने डॉक्टर अजय तावरे के ससून हॉस्पिटल के एचओडी फोरेंसिक मेडिसिन के हैं, उनके कहने पे और उनके द्वारा और ये सब मिलके क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके ये कंडक्ट उनकी हुई थी। इसलिए कल ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और सभी सेक्शंस जो मैंने बताया, इसके तहत दोनों डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया है। अब सोचिए, जिस सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने यह सब कुछ किया, वो डॉक्टर इससे पहले कितने आपराधिक मामलों में आरोपियों की मेडिकल रिपोर्ट तैयार कर चुके हैं और इन रिपोर्ट्स के आधार पर शायद कई आरोपियों को अदालतों से जमानत भी मिल चुकी होगी और इस मामले में भी यही होने वाला था। तो अब आपने देखा इन्वेस्टिगेशन क्या होती है।
इन्वेस्टिगेशन यही तो होती है। जब पुलिस किसी मामले की जांच करने के लिए जाती है तो बहुत तरह की फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, अलग अलग लैब्स में सैंपल्स भेजने पड़ते हैं। और जहां इस तरह के डॉक्टर्स होंगे, इस तरह के टेक्नीशियंस होंगे, लैब्स में अगर ऐसे लोग बैठे होंगे तो सोचिए किसी भी अपराधी को बचाना कितना आसान होगा। और इन्हीं डॉक्टर्स ने अब तक पैसा लेकर न जाने कितने अपराधियों को जेल जाने से बचा लिया होगा और कितने ऐसे लोगों से न्याय छीन लिया होगा जिनके परिवार बर्बाद हुए थे। सोचिए, यह एक ऐसा केस है जिसमें आरोपी लड़के के अमीर पिता ने हर किसी को खरीदने की कोशिश की और ड्राइवर से लेकर डॉक्टर तक इस मामले में बिकते चले गए, जिससे यह पता चलता है कि हमारे देश में ईमान बेचने वालों को इनाम आसानी से मिल जाता है। और हमारे देश में ईमान एक ऐसी चीज है जिसे अमीर लोग आसानी से खरीद लेते हैं। इतने बड़े देश में, 140 करोड़ के देश में, जान भी बहुत सस्ती है और ईमान तो उससे भी सस्ता है। इस मामले में आरोपी डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने नाबालिग लड़के के पिता के खिलाफ अब कुछ और नई धाराएं जोड़ दी हैं और अदालत ने उसे 7 जून तक के लिए जेल भेज दिया है। और साथ ही ड्राइवर के अपहरण के मामले में पुलिस को भी अब ड्राइवर की कस्टडी सौंप दी है। आज ही पुलिस ने एक सीसीटीवी वीडियो जारी किया है जो 18 मई को शाम 6 बजे का है, जिसमें आरोपी अपने पोर्शे कार में ड्राइवर वाली सीट से उतर रहा है। और पुलिस का कहना है कि इस सीसीटीवी फुटेज से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह आरोपी लड़का ही उस दिन इस पोर्शे गाड़ी को चला रहा था। आप भी एक बार जरा देखिए। आरोपी माइनर जब पुलिस स्टेशन में था 19 मई की रात, तभी से उसके परिवारजन कॉन्स्पिरेसी में जुट गए, ये प्लानिंग करने में जुट गए कि इस केस को कैसे सैबोटाज किया जाए, कैसे इस केस को निरस्त किया जाए। इसीलिए जब वो मेडिकल के लिए ले भी नहीं जाया गया था, तभी उसके परिवारजन डॉक्टर अजय टावरे के संपर्क में आ चुके थे और डॉक्टर अजय टावरे के अलावा डॉक्टर हलनूर, जो कि वहां पर उस वक्त कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर थे, उन दोनों से ही उनका सांठगांठ हो चुकी थी, उन दोनों से ही बातचीत हो चुकी थी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि इस मामले में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। या ठिकाणी जी काही घटना आहे ती अतिशय गंभीर आहे आणि पोलिसांनी योग्य प्रकारे इन्व्हेस्टिगेशन केल्यामुळेच आणि जे काही सीडीआर वगैरे काढले त्यातनं लक्षात आलं की याच्यामध्ये गडबड आहे आणि म्हणून त्याचे धागेदोरे हे मुळापर्यंत जाऊन काढल्यानंतर लक्षात आलं। अब आप देखिए एक पूरी चेन, जो हमारी व्यवस्था की पूरी चेन है, इस पूरे मामले में 2 पुलिस वाले ऐसे हैं जो कि उस रात घटनास्थल पर पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने पीसीआर को इसकी जानकारी नहीं दी थी। उन दोनों को सस्पेंड किया जा चुका है। यानी सबसे पहले तो पुलिस वालों ने शुरुआत में बेईमानी की और इस केस को दबाने की पूरी कोशिश की। यानी शुरू में पुलिस ही ऐसे आरोप हैं कि बिक गई। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर 2 पुलिस वालों को सस्पेंड क्यों किया जाता। इसके बाद ब्लड सैंपल देने में बहुत देरी की गई, फिर डॉक्टर्स को खरीद लिया गया, ड्राइवर को खरीद लिया गया। ड्राइवर से यह कहा गया कि इस बिल्डर पिता ने कहा कि तुम जेल चले जाओ मेरे बेटे की जगह। और ये सब कुछ सीमलेस, मतलब बड़ी आसानी से होता चला गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस बिल्डर के पास बहुत पैसा था और वो कदम कदम पर पैसा खिलाता चला गया। ये कितनी निराश करने वाली बात है। और सोचिए, आज मैं फिर आपको कहता हूं, अगर इस अमीर बिल्डर के बेटे की जगह अगर किसी गरीब आदमी का बेटा होता जिसने ये काम किया होता, अगर कोई उबर ओला गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर होता, अगर कोई ट्रक ड्राइवर होता, कोई और गरीब ड्राइवर होता, या मैं तो कहता हूं कि उस पोर्शे गाड़ी को वाकई में सचमुच में ही अगर ड्राइवर चला रहा होता तो अब तक वो जेल में बंद होते। सुनवाई का कोई चांस नहीं है और इतनी जो सुविधाएं दी जा रही हैं उन्हें तब ना डॉक्टर उनके लिए गलत रिपोर्ट बनाता, ना पुलिस उन्हें कोई थाने में बुला के पिज्जा और फास्ट फूड खिलाती, ना ब्लड सैंपल बदलने का कोई चांस था, और वो न जाने कितने वर्षों तक जेल में सड़ते रहते। लेकिन क्योंकि जब किसी अमीर आदमी का बेटा फंसता है, तो आपने देखा होगा दिल्ली में BMW केस हुआ था, उसमें भी यही हुआ था। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं जब बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में अमीर लोगों के बच्चे सड़क पर जाते हैं, उत्पात मचाते हैं
और बड़ी आसानी से सिस्टम को खरीद कर छूट जाते हैं। ये उसी लेकिन आप देखिए, हम 2024 में हैं, भारत विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हमारा शुमार होता है, लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है आप देख लीजिए। हमारे देश में आज भी चप्पे चप्पे पर बेईमानी बैठी हुई है, जो हमारे देश को कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। पुणे के बाद अब हम आपको दिल्ली के उस भयानक अग्निकांड के बारे में जरूर बताएंगे, जिसमें इसी बेईमानी ने 7 नवजात बच्चों की जान ले ली। लेकिन उससे पहले जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए। क्या इन तस्वीरों को देखकर आपको कहीं से भी यह बिल्डिंग, यह मकान एक अस्पताल जैसा लग रहा है? आप मानेंगे कि यह कोई अस्पताल है? आपको विश्वास नहीं होगा। जरा देखिए एक बार, क्या आप कभी ऐसे अस्पताल में अपना इलाज कराने के लिए जाना चाहेंगे? इस मकान को देखकर आपको लगता है कि यह कोई अस्पताल रहा होगा? इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की प्रोफेशनल सुविधाएं होंगी? लगभग 100 गज के इस छोटे से प्लॉट पर बनी यह घटिया बिल्डिंग, या इसे मकान कह लीजिए, किसी गोदाम की तरह दिखाई देती है। यह एक छोटा मोटा गोदाम है और इसे देखकर कहीं से ऐसा लगेगा नहीं आपको कि यह अस्पताल भी हो सकता है। लेकिन सच यह है कि इस बिल्डिंग में, इस मकान में वर्ष 2015 से एक अस्पताल चल रहा था, जिसमें 25 मई को आग लगने से 7 नवजात बच्चों की मौत हो गई। और जब यह आग बुझाई गई तो पता चला कि इस बिल्डिंग में बेईमानी की भी एक आग जल रही थी, जिस पर यहां के प्रशासन से लेकर व्यवस्था में हर व्यक्ति तक हर कोई अपने हाथ सेक रहा था। और यह अस्पताल पिछले 2 महीने से बिना किसी लाइसेंस के और एनओसी के चल रहा था और चलता जा रहा था। कोई इसे रोकने के लिए नहीं आया। शुरुआती जांच के मुताबिक यह घटना 25 मई को रात लगभग 11:30 बजे हुई। ग्राउंड फ्लोर पर जो रिसेप्शन एरिया था, वहां शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। इसके बाद वहां स्टोर करके रखे गए बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स ने इस आग को पकड़ लिया। एक के बाद एक कई ऑक्सीजन सिलेंडर्स में ब्लास्ट होने के बाद 5 से 7 मिनट में पूरे मकान में आग लग गई। और देखते ही देखते ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल पर मौजूद अलग अलग बेबी केयर यूनिट्स में भर्ती 12 बच्चे अंदर फंस गए और इन 12 में से 7 बच्चे आग में झुलस गए और उनकी मौत हो गई। सोचिए, छोटे बच्चे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन के बच्चे, भाग भी नहीं सकते थे। ये सारे वो बच्चे थे जिनका जन्म पिछले 4 हफ्तों में हुआ था, लेकिन जन्म के बाद ही इस दुर्घटना ने इन बच्चों की जान ले ली। जीवन लेला कुछ हफ्तों में समाप्त कर दिया। इनका जीवन इतना ही था। अगर अस्पताल में इमरजेंसी के दौरान बाहर निकलने के लिए कोई इमरजेंसी डोर या रास्ता होता तो शायद इन बच्चों की जान बच सकती थी। आसपास रहने वाले लोगों ने दुर्घटना के समय अस्पताल की पिछली वाली खिड़की से कुछ बच्चों को निकालने की कोशिश जरूर की, लेकिन ऐसा करके भी वो सिर्फ 5 बच्चों को बचा पाए और 7 नवजात शिशु जो कुछ ही दिनों के थे इस दुर्घटना में जलकर मर गए। और हम तो कहेंगे कि ये बच्चे मरे नहीं, बल्कि इन बच्चों की हत्या की गई है। और बच्चे की हत्या का पाप बहुत बड़ा होता है। एक होता है नियमों का उल्लंघन, लेकिन इस अस्पताल में नियमों को ठेंगा दिखाकर उनकी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी सबके सामने। इस अस्पताल के पास फायर डिपार्टमेंट का कोई एनओसी नहीं था। अस्पताल में इमरजेंसी के दौरान आग बुझाने के लिए एक भी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था, जबकि यह आवश्यक है। अस्पताल में इमरजेंसी एग्जिट के लिए भी कोई रास्ता नहीं था, यह भी आवश्यक होता है। एक समय में इस अस्पताल में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 5 बच्चों का इलाज हो सकता था, लेकिन घटना के समय यहां 12 नवजात बच्चे भर्ती थे, यानी भीड़ कर रखी थी। कैपेसिटी थी 5 बच्चों की, क्षमता थी 5 बच्चों की, लेकिन 12 बच्चे एडमिट कर रखे थे क्योंकि ज्यादा पैसा कमाना था। इससे भी बड़ी बात यह कि पूरा अस्पताल गैर कानूनी था और इस अस्पताल का लाइसेंस 31 मार्च 2024 को ही खत्म हो गया था और यह रिन्यू नहीं कराया गया था। यह जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज DGHS की होती है और वो बिना लाइसेंस के चल रहे इस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाया। लेकिन इस मामले में कार्रवाई तो दूर, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य अधिकारी इस अस्पताल में झांकने तक के लिए नहीं आए। जबकि दिल्ली में अगर किसी अस्पताल का लाइसेंस एक्सपायर हो जाए तो विभाग के अधिकारियों को पहले दिन से इसकी खबर होती है। यानी इस मामले में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य अधिकारियों को पूरी जानकारी रही होगी, लेकिन इसके बावजूद इस अस्पताल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ होगा? एक ही कारण हो सकता है,
जो पुणे के डॉक्टर्स ने किया वही दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी किया, यानी बिक गए। इसके अलावा जो डॉक्टर्स इस बेबी केयर सेंटर को चला रहे थे वो भी नवजात शिशुओं का इलाज करने के लिए योग्य नहीं थे। पुलिस के मुताबिक इस अस्पताल के मालिक डॉक्टर नवीन खिची की पत्नी डॉक्टर जागृति अस्पताल आकर बच्चों का इलाज करती थी, जबकि वो बच्चों की डॉक्टर है ही नहीं, वो तो एक डेंटिस्ट है। इसी तरह 26 साल के डॉक्टर आकाश ने आयुर्वेदिक मेडिसिन की पढ़ाई की है, लेकिन वो भी इस अस्पताल में नवजात शिशुओं का इलाज कर रहे थे। और इन्हें रोकने वाला दिल्ली की राजधानी में, भारत की राजधानी दिल्ली में कोई नहीं है। और सोचिए, ये भारत की राजधानी में हो रहा है ये सब कुछ, जहां पर प्रधानमंत्री बैठते हैं, मुख्यमंत्री बैठते हैं, सुप्रीम कोर्ट जहां पर है, दिल्ली हाई कोर्ट जहां पर है, पूरी दुनिया की नजर यहां पर रहती है। यह भी आरोप है कि इस अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की रीफिलिंग का एक गैर कानूनी काम चल रहा था, यानी यहां पर अस्पताल के साथ साथ कमर्शियल एक्टिविटीज भी चल रही थी। नियमों के तहत 5 बेड के इस बेबी केयर सेंटर में ज्यादा से ज्यादा 10 ऑक्सीजन सिलेंडर्स रखे जा सकते थे, लेकिन घटना के वक्त यहां पर 32 ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे, जिनमें धमाका होने से इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। अब सोचिए, ये 32 सिलेंडर्स यहां क्या कर रहे थे? यह भी हो सकता है कि इसे चलाने वाले डॉक्टर ने इस अस्पताल को एक गोदाम बनाकर रखा हो, कमर्शियल गोदाम, जिसमें वो सिलेंडर्स को स्टोर करके रखता था। आरोप है कि अस्पताल के मालिक ने इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स की रीफिलिंग के बाद इनकी खरीद फरोख्त की थी, और वो करते थे, यानी ऑक्सीजन सिलेंडर्स का भी कारोबार करता था ये डॉक्टर। और इस गोदाम जैसे अस्पताल से दूसरे अस्पतालों और डीलर्स को और ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स बेचे जाते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने और आम आदमी पार्टी के शासन वाले दिल्ली नगर निगम ने, यानी एमसीडी ने, इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। नियमों की धज्जियां उड़ाकर उन्हें आग लगा दी गई, और इस बेईमानी के खिलाफ दिल्ली की कट्टर ईमानदार सरकार और उनका पूरा की पूरा सिस्टम ध्वस्त हो गया। और इस बेईमानी से ऐसे 7 बच्चों की जान चली गई जो कुछ घंटों पहले ही या कुछ दिन पहले ही इस दुनिया में आए थे। भाई साहब पीछे, अभी और सिलेंडर है वहां, बीच ही हो भाई, पीछे ले लो, बीच में सिलेंडर है अंदर। मत जाओ भाई, मत जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। अगर आप देखें तो एंट्री एग्जिट गेट इस बेबी केयर सेंटर में लगभग ना के बराबर, यानी पतली गली है। उससे भी बड़ा खुलासा यह है कि इस बेबी केयर सेंटर में सिर्फ 5 बेड की परमिशन थी, लेकिन बच्चे कितने रखे जाते थे? 25 से 30। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस दौरान भी इसी बेबी केयर सेंटर से 12 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। अब 5 बेड के लिए कितने ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता होगी? आप कहेंगे 7-8, लेकिन यहाँ पर 32 ऑक्सीजन गैस सिलेंडर पुलिस को बरामद हुए हैं। यानी यहाँ पर अवैध तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग का काम चल रहा था। अब देखिए, हमारे देश में जो सरकारें हैं, प्रशासन है, व्यवस्था चलाने वाले लोग हैं, वो हमेशा ऐसी घटनाओं का इंतजार करते रहते हैं। हर बार का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। पहले दुर्घटना होने देते हैं, फिर कहते हैं कि हम मजिस्ट्रेट से जांच करवाएंगे, और दिल्ली सरकार ने भी यही कहा है। ऐसे सभी अस्पतालों के खिलाफ संज्ञान लिया जाएगा जो बिना लाइसेंस के चल रहे हैं। अरे अचानक, इससे पहले क्या कर रहे थे? फायर डिपार्टमेंट ने कहा है कि वो बिना एनओसी के चल रहे अस्पतालों को अब समन जारी करेगा जब ये सारे बच्चे मारे गए, और वहां रेड करेगा। दिल्ली पुलिस ने भी कहा है, वो भी जाग गई, कि वो आरोपी डॉक्टरों को सख्त से सख्त सजा दिलाएगी। लेकिन इन तस्वीरों में जिन परिवारों को आप रोते बिलखते हुए देख रहे हैं, वो परिवार ये पूछ रहे हैं कि क्या सरकार उनके बच्चों को दोबारा जिंदा कर सकती है? क्या सरकार ये मानेगी कि इन बच्चों के मरने से पहले उनका पूरा सिस्टम सड़क पर मर चुका था, सड़कर मर चुका था, जिसकी वजह से यह दुर्घटना हुई है? ये 32 साल के विनोद कुमार हैं, जो पहले भी अपने 2 नवजात शिशुओं को गंवा चुके हैं, और इन 2 बच्चों की मौत के बाद 24 मई को उनकी पत्नी ने तीसरे बच्चे को जन्म दिया था, और डॉक्टरों ने कहा था कि इस बच्चे को सांस लेने में परेशानी हो रही है, जिसके लिए इस बच्चे को कुछ दिन तक अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखना होगा।
और फिर यह बच्चा ठीक होकर वापस अपने घर जाएगा। लेकिन 25 मई के अग्निकांड में यह बच्चा भी जलकर मर गया और ऐसे ही 6 और नवजात शिशुओं की इस अग्निकांड में जान चली गई। आज जब आप इन परिवारों का दर्द सुनेंगे तो आपका कलेजा भी इनके दर्द को देखकर फट जाएगा। मेरी बेटी, मेरे बच्चे, मेरे अल्लाह, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे मिलना आया, मेरी बेटी, मेरे बच्चे मेरे गई, मेरी बेटी का यहाँ पे मेरे इंतकाल हो गया। मैं आज उसे दफन कर गया, अपना मट्टी देगा भी वही कब्रदार हूँ मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं दे पाऊंगा। मैं अपने बच्चे में यहाँ पे आकर मैं सरकार से अरविंद केजरीवाल साहब, पीएम मोदी से मैं इसका इंसाफ चाहता हूँ अपनी बच्ची का। मेरी बेटी यहाँ मुझे चाहिए, मुझे अपनी बच्ची, मैं नहीं था अपना, मैं जाके अपनी बच्ची को चाहिए मुझे। मेरी बेटी को अपने मिलना आया हूँ मैं यहाँ पे अपनी बच्ची से। मेरे बच्ची को ये कहा गई, मेरी बेटी को ये सख्त से सख्त उसमें सील लगना चाहिए। आज जो मेरे साथ सील हुआ है, आज के साथ किसी और बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मासूम बच्चे सुरक्षित के लिए गया था, अगर कुछ भी होना था थोड़ा सा कंफर्म कर देते सर। कल आज तक बोला निकाल देंगे मेरे बच्चे को। मेरा बच्चा बीमार बिल्कुल नहीं था, खाली फीवर था, उसको फीवर भी खत्म हो गया था सर, उसको फीवर भी खत्म हो गया, तो फीवर था बस, और कुछ नहीं थी। अच्छा खासा खा रहा, हंस रहा था, दूध पी रहा था, हर चीज। फोन तो करना चाहिए माँ बाप को, क्यों भाग के गए। इंसाफ चाहिए, इंसाफ, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। डिमांड ये है कि बेबी केयर वालों की गिरफ्तार की जाए और जो बिलास्टिक उन्होंने करवाया है, जो बिलास्टिक वो धंधा गोरख धंधा सिलेंडर का कर रहे थे, उनकी जांच की जाए और क्या नाम उनका लाइसेंस रद्द किया जाए, उनकी गिरफ्तारी हो पूरे स्टाफ की और ओनर की भी साथ में। और अभी तक हमारे पास कोई भी विधायक, कोई भी एमएलए, कोई विधायक, कोई कर्मचारी, कोई नहीं पहुंचा हमारे पास। हम सिर्फ क्या नाम है अल्लाह भरोसे यहाँ पे मौजूद है। पूरी जल गई थी वो, पूरी उसकी खाल वाल सब बिल्कुल। छोटी सी फूल सी बच्ची थी मेरी, मुझे पता है कितना दर्द हुआ होगा पूरी रात। उसने कैसे करा होगा उसने, सब ने। सुबह में उसका दम निकला, दम तोड़ा उसने सुबह में। हमें बहुत दुख है, हमने फोटो भी देखे बच्चे के, हमें बहुत ज्यादा अफसोस है आपके बच्चे के लिए। ऐसे कई सारे ऐसे बच्चे हैं, 6-7 बच्चे कुल मिलाकर गए हैं। इससे बड़ा पाप और कोई नहीं हो सकता है। और भी बच्चे थे वहाँ पर, मासूम बच्चे, उनके साथ में भी ऐसे ही हुआ। सारे बच्चे जल गए। इस घटना के बाद एक नई रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि दिल्ली में जो 1000 अस्पताल हैं, सोचिए, हम दिल्ली में 1000 अस्पताल हैं, उनमें से सिर्फ 196 अस्पतालों के पास ही फायर डिपार्टमेंट का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है और बाकी के 804 अस्पताल भारत की राजधानी दिल्ली में इस समय बिना एनओसी के चल रहे हैं। और सोचिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली मॉडल की बात करते हैं। सच यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में यह स्थिति है कि यहां 1000 में से 800 से ज्यादा अस्पताल बिना फायर एनओसी के चल रहे हैं और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। देखिए, हमारे देश में इस समय चुनाव चल रहा है, हर नेता को वोटों की पड़ी है, हर नेता को चुनाव प्रचार की पड़ी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के पास इन सब लोगों के लिए समय नहीं है। उन्हें अपना चुनाव प्रचार करना है, उन्हें खुद अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो रही है। वो सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि उन्हें अपने मेडिकल टेस्ट कराने हैं। क्या वो इस अस्पताल में जाकर अपना इलाज कराएंगे? अगर अरविंद केजरीवाल वाकई सच्चे मुख्यमंत्री और दिल्ली के सच्चे बेटे हैं तो इस अस्पताल में जाएं और यहां अपना इलाज कराएं। अपने परिवार का इलाज इस अस्पताल में कराएं। अपने परिवार का और अपने खुद का इलाज उन अस्पतालों में जाकर करवाएं जिनके पास एनओसी नहीं है, जो बिना फायर डिपार्टमेंट के एनओसी के चल रहे हैं, जो इसी तरह दिल्ली में अवैध रूप से चल रहे हैं।
हमारे देश में पिछले हफ्ते एक आईपीएल चल रहा था। जो सारे दर्शक हैं वो आईपीएल में व्यस्त थे और सारे नेता चुनाव में व्यस्त थे। लेकिन देश की असली जनता कैसे दुखी होती है, उनके परिवार कैसे उजड़ जाते हैं, और पूछने वाला कोई नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा कमा रहे होते हैं और उन्हीं की जान बेचकर वो पैसा कमाते हैं। पुणे और दिल्ली के बाद अब आपको तीसरा ऐसा हादसा बताते हैं जो गुजरात का है, जहां बेईमानी के इसी संक्रमण ने 4 बच्चों समेत 28 लोगों की जान ले ली। और 25 मई को राजकोट में जो बच्चे और लोग एक गेमिंग जोन में गेम्स खेलने के लिए गए थे, उनकी वहां इस घटना में जान चली गई। इस मामले में आज गुजरात हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है और पूछा है कि हमारे देश में सिस्टम की आंखें लोगों के मरने के बाद ही क्यों खुलती हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट ने राजकोट के म्युनिसिपल कमिश्नर को जिम्मेदार माना है इस घटना के लिए, और आज सरकार ने भी उनका ट्रांसफर कर दिया। इस मामले में गेमिंग जोन से जुड़े 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि कुल 7 अधिकारी सस्पेंड हो चुके हैं, जिसमें नगर निगम, लोक निर्माण विभाग के 2 इंजीनियर और 2 पुलिसकर्मी शामिल हैं। साथ ही राजकोट बार एसोसिएशन ने फैसला किया है कि गिरफ्तार हुए आरोपियों का केस वहां का कोई वकील नहीं लड़ेगा। दिल्ली के अस्पताल की तरह राजकोट का यह गेमिंग सेंटर भी बिना फायर डिपार्टमेंट के एनओसी के चल रहा था और इसमें आने जाने के लिए भी सिर्फ एक रास्ता था। इसके अलावा इस गेमिंग जोन में घटना के दौरान वेल्डिंग का काम चल रहा था और वहां कई हजार लीटर पेट्रोल और डीजल रखा हुआ था, जिससे वहां जनरेटर चलाया जाता था। और इन सभी लापरवाहियों की कीमत चुकाई उन 28 लोगों ने जो इस अग्निकांड में मारे गए, और इनमें 4 मासूम बच्चे भी थे जो असल में वहां गेम्स खेलने के लिए गए थे। इस घटना में बेईमानी सिर्फ इस गेमिंग सेंटर के संचालकों से नहीं हुई, बल्कि इसमें पूरे सिस्टम की मिलीभगत थी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो पहले तो इस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाकर कोई गेमिंग सेंटर शुरू ही नहीं कर सकता था। अगर प्रशासन और सरकार ने अपना काम ईमानदारी से किया होता तो बाद में भी चेकिंग होती और यह बेईमानी पकड़ ली जाती, लेकिन वो भी नहीं हुआ। आप देख सकते हैं जो भी मलबा है उसे हटाने का जो काम है वो शुरू किया गया है। जो भी कोई मिसिंग है फिलहाल उनकी शनाख्त के लिए डीएनए सैंपल जो है वो कलेक्ट किया गया है। डीएनए सैंपल की बात करें तो डीएनए का जो सैंपल है वो गांधीनगर भेजा गया है। सैंपल एक बार गांधीनगर पहुंचेगा उसके 2 से 48 घंटे तक जो भी सैंपल के रिपोर्ट हैं वो हासिल हो पाएंगे। यानी कि लगभग आज दोपहर के बाद से जो भी डेड बॉडी बरामद अब तक हुई है वो किन परिजन की है इसका पता चल पाएगा। देखिए सर, अब स्टाफ के तो 35 या 40 लोग हो गए और ज़्यादातर स्टाफ लोगों को तो पता ही होगा कहाँ से निकलना। आज हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं, हमारे देश में हम सपने चाहे कोई भी देखें, हम चंद्रमा तक पहुंच गए हैं, हम मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं, हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होते हैं, हम विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन हमारे देश में बेईमानी कैसे हमारे देश के सिस्टम को सड़ा चुकी है। बेईमानी और भ्रष्टाचार हमारे देश के सबसे बड़े मुद्दे होने चाहिए। आजकल चुनाव चल रहे हैं, लेकिन चुनाव में दूसरे ही मुद्दे चल रहे हैं। ये जो बेईमानी है, भ्रष्टाचार को असल में हम सिर्फ इतना मानते हैं कि जो बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े लोग लाखों करोड़ों रुपए का जो घोटाला कर लेते हैं, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला करते हैं, उसे हम भ्रष्टाचार मानते हैं। लेकिन हमारे देश के आम लोगों के साथ हर रोज जो बेईमानी हो रही है, हमारे देश के गरीब लोगों के साथ हर रोज जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जहां पर उनकी जान की कीमत सबसे सस्ती है, क्योंकि उनके ऊपर बैठे जो सरकारी अधिकारी हैं उनके ईमान की कीमत उससे भी सस्ती है। इसलिए हमारे देश में गरीबों की कोई सुनवाई नहीं, उनके बच्चों की जान किसी को प्यारी नहीं। इसलिए मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं कि बेईमानी को बड़ा मुद्दा बनाइए, और अगर हमने अपने देश में फैली, हमारे देश के रगों में फैली इस बेईमानी को रोका नहीं तो बहुत जल्द हमारे देश को हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि अंदर से ये बेईमानी हमारे देश के पूरे सिस्टम को सड़ा चुकी है। फिर हम अर्थव्यवस्था बड़ी बनकर क्या कर लेंगे। और पुलिस की जांच के बीच ये जानकारी भी आई है कि राजकोट गेमिंग जोन ने यहां आने वाले कस्टमर्स के लिए वहां के लिए कंपनी ने कुछ नियम और शर्तें भी बनाकर रखी थी, और हर ग्राहक से पहले यहां एक सहमति पत्र पर दस्तखत कराया जाता था। समझौते की पहली लाइन यही है कि आप किसी भी स्थिति में इस कंपनी के खिलाफ मुकदमा करने के अधिकार का त्याग करते हैं, यह लिखवाया जाता था गेमिंग जोन में प्रवेश करने से पहले।
मतलब आपको जान माल का नुकसान भी हो जाए तो आप इस कंपनी पर केस नहीं कर सकते। एक्टिविटी के दौरान कोई हादसा हो जाए तो भी कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है, इस पर भी साइन कराते थे। ऐसे सहमति पत्र से साफ है कि इस कंपनी ने पहले ही कोई और हादसा होने पर अपने बचाव की पूरी तैयारी करके रखी थी और गुजरात हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लेकर इसे एक मानव निर्मित आपदा कहा है। तो आप देख लीजिए, ये सब कुछ खुलेआम हो रहा है। कोई भी सिनेमा हॉल, गेमिंग सेंटर, कोई भी जगह आपसे कैसे लिख सकती है कि अगर कोई दुर्घटना हो गई तो आप उसके लिए जिम्मेदार हैं। और ये सब कुछ सरकार के नाक के नीचे हो रहा है। अब देखिए आप, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है और पुणे में बीजेपी और शिवसेना की सरकार है। और तीनों जगह ही बेईमानी फैली हुई है। इससे क्या पता चलता है? किसी पार्टी की सरकार आ जाए, मुख्यमंत्री चाहे कोई भी आ जाए, हमारे समाज में नीचे जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो बेईमानी हो रही है, उसे ना कोई पार्टी रोक पाई है, ना कोई मुख्यमंत्री रोक पाया है, चाहे कोई कितने भी बड़े बड़े दावे कर ले। और आखिर में आंखों से जो आंसू निकलते हैं वो सिर्फ गरीब के ही निकलते हैं। और आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती बल्कि निगली जाती हैं। ठीक उसी तरह जीवन में अपमान, असफलता और धोखे जैसी कड़वी बातों को सीधे गटक जाए, क्योंकि अगर आप उन्हें चबाते रहेंगे तो आपका जीवन भी कड़वा हो जाएगा। नमस्कार। माधुरी जी, और क्या नहीं ताजा? नहीं ताजा? सुजाता अप्लायंसेज ने वर्ल्ड क्लास चिमनी और ग्लास टॉप लॉन्च किए हैं।